हाय मित्रों, छात्रों, हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन की किताब न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको 400 तक के प्रश्नों का हल बताया था। आज से इस वीडियो में 400 से 401 से 420 तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रश्न को हल करने से पहले ये ध्यान में रखिएगा कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट को ध्यान में रख के ही प्रश्न को हल करना ज़्यादा लाभदायक होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 401 देख रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पर दिया हुआ है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो देखिए, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। जी बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान जब भी आप बात कीजिएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है जी बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, जी बराबर gm बाय आर स्क्वायर। अब देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, इसको बोलते पृथ्वी। पृथ्वी से ऊपर चलिए तो ध्यान में रखना है जी का मान घट जाएगा। पृथ्वी के अंदर चलते हैं तो जी का मान घट जाता है। ये विषुवत रेखा है, यहाँ जी का मान कम होता है। ध्यान में रखिएगा, जी का मान क्या होगा? कम होता है। लेकिन जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। याद रखिएगा, जी पोल जो है यहाँ महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। जी पोल क्या होगा? महत्तम होता है। लेकिन जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ना प्रारंभ करता है। और जब ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो जी का मान क्या होगा? घटना शुरू करता है। तो 4-5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम ध्यान में रखिए। तो जी बराबर gm बाय आर स्क्वायर होता है। तो क्या क्या मैंने बताया कि गुरुत्वीय त्वरण दो मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो कारक है वह है केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान पर, तथा दूसरा जो मुख्य कारक है केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये दो मुख्य कारक है। उसके बाद मैंने बताया कि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान घटता है। और विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, तो ऊंचाई में कमी के साथ। ठीक है, ऊंचाई में कमी के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होगा? घटेगा। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 401 का सी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? सी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 402 नंबर। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम हो, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यदि कॉइल का प्रतिरोध कह रहा है 750 ओम हो तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो आपको पता है कि धारा आपको निकालना है। विभव और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। क्या क्या मान दिया हुआ है? तो विभव दिया हुआ, विभव भी बराबर क्या होता है? देखिए दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। और ठीक है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? तो प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है, प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है कितना? तो 750 ओम दिया हुआ है। तो भाई ओम के नियम से लेते हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? I और R होता है। तो हमको यहाँ पर I निकालना है। I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ठीक है, विभव बटा विभवांतर या विभव बटा प्रतिरोध। तो विभव का मान देखिए कितना है? तो 220 है, और प्रतिरोध का मान कितना है? 750 है। तो काट देते हैं। ठीक है, 11 दूनी 22, और ये देखिए तो नहीं कटेगा भाई। तो 22 बटे कितना हो गया? 75। तो 22 बटे 75 डायरेक्ट हो गया, यही आंसर हो जाएगा आपको। अब इसको हमको निकालना है, किस में? वैल्यू में निकालना है। तो 22 बटे, ध्यान में रखिएगा, 22 बटे 75 जो है तो वो 0.29 एम्पियर निकलेगा। कितना निकलेगा? 0.29 एम्पियर निकल गया। तो ध्यान में रखिए। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि विभव किसको कहते हैं? तो 1 कूलम आवेश को
एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा बटे आवेश। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, आपको विद्युत ऊर्जा का मतलब जूल होता है और आवेश का मतलब कूलम होता है, तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ये हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ओम का नियम किसको कहते हैं, तो किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर क्या होगा, RI। इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 403 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F हो तो उन निकायों के बीच दूरी क्या होगी। तो दो निकायों के बीच बल जो है 1/9 है, ठीक है। तो दूरी बोल रहा है, दूरी कितनी होगी, तो दूरी, ठीक है, दूरी निकाल लेते हैं कितने के बराबर होगा। तो दो निकायों के बीच आकर्षण बल कितना कह रहा है आपको, तो आकर्षण कह रहा है कितना, तो कह रहा है 1/9F हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग मान लेते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हमारा क्या कह रहा है कि F1 और F2 के बीच संबंध कह रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ये न्यूटन के गति नियम से लाते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ला रहे हैं। आपको पता होगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसको कहते हैं, तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग का, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती और दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है। मान लीजिए कि ये दो वस्तु है, ये वस्तु M1 है और ये वस्तु M2 है, तो दोनों के बीच मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F लग रहा है, तो F समानुपाती क्या हो गया, M1 × M2 और F समानुपाती 1/ क्या हो गया, R² हो गया। तो दोनों को अगर मिला देंगे, इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला देते हैं। चलिए देखते हैं मिला करके क्या कह रहे हैं कि मिला दीजिए। तो ये इक्वेशन आ गया F प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो इसको देख लेते हैं। तो F1 Fr² बराबर क्या हुआ, कांस्टेंट, और क्या करेंगे F1 R1² बराबर क्या हो जाएगा, F2 R2² हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1 R1² बराबर F2 R2²। अब क्या कर रहे हैं, देखिए F1 जो है, F2 जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है 1/9F दिया हुआ है, और F2 है 1/9F। F1 बराबर दिया हुआ है F, तो देखिए R2 का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। तो F1 का वैल्यू कितना है F, और R1 को मान लेते हैं, R1 बराबर क्या मान लेते हैं R2, R1 बराबर R मान लेते हैं, R2 बराबर निकालना है आपको, तो देखिए आसानी से निकल जाएगा। तो F और ये F1 का F हो गया और R1 का R² कर दीजिए बराबर F2, तो 1/9F गुना R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर कर दीजिए भाई, निकल जाएगा। अब देखिए, तो इधर गुना कर दीजिए, ठीक है, और ये कर लीजिए, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, Fr², R2 का स्क्वायर बराबर Fr², ठीक है, 9 कर दीजिए उधर, 9Fr² बटे क्या हो जाएगा, F आ जाएगा आपको। तो ये कट गया। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो 9R² का √R2 बराबर, क्योंकि इधर स्क्वायर है, तो क्या निकल गया 3R। यानी आपको जो दूरी हो रहा है पहले की दूरी का एक, ठीक है, एक पहले की दूरी का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। जब दूरी 3 गुना हो तो बल क्या हो जाएगा, 1/9 गुना। डायरेक्ट भी हम बना सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको हम फॉर्मूले के तहत बना के दिखाए कि देखिए किस तरह से ये बनता है, ठीक है। डायरेक्ट भी बन सकता है क्योंकि F क्या है, 1/9 हो जाता है, तो बल कितना गुना हो, दूरी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना होना पड़ेगा, तभी जाकर के वो होगा। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी बात कर रहे हैं 404 नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है 404, 10 kg द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वो वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। तो गतिज ऊर्जा Ke बराबर क्या होता है, तो ½ mv²। गतिज ऊर्जा Ke बराबर क्या होगा, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या करते हैं, ½ × m × v का स्क्वायर। चलिए ½ m का वैल्यू देखिए कितना है, तो m का वैल्यू दिया हुआ भाई जी कितना, 10 kg दिया हुआ गुना, और वेग का मान कितना दिया हुआ, तो वेग का मान दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/2 गुना 10 गुना 25, और ये पता है आपको 5 से कट गया, 25 यानी 125 जूल हो जाएगा। याद रखना है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक चीज और ध्यान में रखिए
कि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, 404 नंबर प्रश्न हो गया। 405 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा के लिए ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो आपको पता है, मैंने आपको क्लियर करके बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए गतिज ऊर्जा, मान लेते हैं कि किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो W बराबर क्या कर दीजिए, W कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, F डॉट S हो गया। F डॉट क्या हो गया, S हो गया। और आपको पता है, क्या पता है कि गति के समीकरण से v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस क्या, 2as। v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो जब भी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि वस्तु विराम से चलना प्रारंभ कर लीजिए, तो u बराबर क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2as। तो s का वैल्यू निकाल लेते हैं, v स्क्वायर बटा कितना हो गया, 2a हो गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपको पता है f बराबर क्या होता है, ma द्रव्यमान गुना त्वरण, और ठीक है इनटू s का मान क्या हो गया, v स्क्वायर बटा 2a। तो ये काट दीजिए a, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। और यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 405 का क्या हो गया, सी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। कितना नंबर आंसर होगा, 405 का हो जाएगा सी नंबर आंसर, हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखना है कि अगर हम गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध निकालें तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, संवेग के बीच संबंध निकालना है तो हाफ एम, एम का तो एम ही रहने दीजिए। v बराबर क्या होता है, आपको पता है संवेग p बराबर क्या होता है, एम v होता है। तो क्या करेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा, p बटे m, और v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर बटे क्या, एम स्क्वायर। पी स्क्वायर बटे क्या होगा, एम स्क्वायर। इसमें पुट कर दीजिए तो पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो गया। तो ये एम काट दीजिए तो पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। काइनेटिक एनर्जी पी बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बटे 2m होता है। तो मैंने दोनों संबंध आपको बताया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया, हाफ एम बी स्क्वायर, कहाँ से लाया ये भी मैंने आपको बताया। फिर उसी तरह से आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, जहां पी क्या है, संवेग है। तो ये डिस्कस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 406 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज के तरंग भेजता है। यह 3 मीटर के तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। कितना मीटर का तरंग दैर्घ्य पैदा कर रहा है, तो 3 मीटर का पैदा करता है। तो हमको क्या करना है, इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति कितनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो तरंग गति, पहले तो इसको देख लेते हैं। तरंग का वेग, कोई भी तरंग हो, ठीक है, ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग, कोई भी तरंग है। ध्वनि तरंग का वेग, ध्यान दीजिएगा, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति तो n ले लीजिए, गुना तरंग दैर्घ्य तो लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो आवृत्ति का मान कितना है, 600 हर्ट्ज है, और तरंग दैर्घ्य का मान कितना है, तो आपको 3 है। तो 600 गुना 3 क्या हो जाएगा, 1800 मीटर पर सेकेंड। 1800 मीटर पर सेकेंड हो गया। ध्यान में रखना है कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के आधार पर हमने ध्वनि तरंग का क्या निकाल लिया, वेग निकाल लिया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ध्वनि तरंग है क्या। तो ध्वनि तरंग, सबसे पहले ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, और यह माध्यम में किस प्रकार गमन करता है। तो यह माध्यम में, ठीक है, माध्यम में यह किस प्रकार गमन करेगा, तो यह माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। तो ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, अंत में निर्वात में ध्वनि तरंग गमन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 407 नंबर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि भाई साहब हमारा 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं में किया गया काम 30 जूल है। तो 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला आवेश कितना है, तो हमको आवेश निकालना है। तो आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश बराबर होता है, क्या होगा, आवेश Q बराबर होता है, क्या होगा, तो हमको ऊर्जा दिया हुआ। तो ऊर्जा आपको पता है
कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर। कई बार मैंने बताया है आवेश गुना क्या होता है, विभवांतर है। तो आवेश निकालना है तो विद्युत ऊर्जा बटा क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बटे, याद रखिए विद्युत ऊर्जा बटे क्या होना पड़ेगा, तो विभवांतर भी, यू बाय क्या करना पड़ेगा, भी करना पड़ेगा। तो यू बटा भी। तो ध्यान में रखिए विद्युत ऊर्जा कितना जूल दिया हुआ है, तो 10 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए इधर 10 वोल्ट दिया हुआ है, बोलते हैं विद्युत ऊर्जा दिया हुआ है कितना, 30 जूल दिया हुआ है। तो 30 जूल, आप वोल्ट कितना दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ 10 वोल्ट। तो काट दीजिए, 3 कूलम्ब आवेश होगा। कितना कूलम्ब आवेश होगा, 3 कूलम्ब आवेश होगा। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब होता है। ध्यान में रखिएगा विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, विभवांतर जो होता है जूल पर, विभवांतर यानी वोल्ट, भी बराबर क्या होता है, जूल पर कूलम्ब होता है, और इसे ही वोल्ट कहते हैं जी। और विभवांतर को मापने के लिए हमेशा हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि 1 वोल्ट विभवांतर 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो विभवांतर किसको बोलते हैं, तो चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम्ब धनावेश को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो भार पहले कहते किस पर है, तो भार एक बल है। भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो भार W बराबर क्या होता है, तो भार W बराबर होता है M इंटू जी। भार W बराबर क्या होगा, M इंटू जी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भार W बराबर M इंटू जी। अब देखिए हमको क्या निकालना है, M निकालना है। तो M बराबर क्या होगा, W बाय जी। और W का मान कितना है, तो देख लीजिए कितना, 196 न्यूटन है, 196। और G का मान कितना दिया हुआ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो भाई क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, ऊपर क्या होगा, 10 आ गया। तो 98 दूनी क्या होगा, 196। 2 गुना 10 कितना, 20 kg। याद रखिएगा कि भार का मान महत्तम, सर्वाधिक भार का मान जो महत्तम होता है वह ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर होता है। और भार का मान न्यूनतम जो होता है, न्यूनतम, ठीक है, आपको शून्य अगर बात करें भार का मान शून्य, तो भार का मान शून्य 3 जगहों पर होगा। पहला कृत्रिम उपग्रह में, दूसरा पृथ्वी के केंद्र पर, और तीसरा ध्यान में रखिए, ठीक है, तीसरा जो है पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ा देने पर विषुवत रेखा पर। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए एक चीज और ध्यान में रखिए कि भार का मान जो है पृथ्वी से ऊपर जाने पर घटेगा, पृथ्वी की ओर आने पर बढ़ेगा, और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर भी भार का मान बढ़ता है। लेकिन ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आने पर भार का मान घटता है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 409 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है, आसान प्रश्न है, कह रहा है कि 11 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, कितने किलोग्राम, 11 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आसान प्रश्न है। आपको पता है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती, तो वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv² लिख लीजिए, के बराबर हाफ m इंटू v²। चलिए v यहाँ वेग है, m क्या है, द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है। तो m का मान कितना है, तो हाफ गुना m का मान हो गया 11 kg गुना 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए भाई, ठीक है, तो 1/2 गुना 11 गुना 25। चलिए करते हैं, ठीक है। तो 11 5 55 का 5, हाथ में कितना बचा, 5 बचा, 11 दूनी 22, 5 27 बटा 2, काटिए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो 137.5 जूल। देखिए कौन सा आंसर है, तो 137.5 जूल। 409 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि फिर वही फॉर्मूला आ गया कि आपको पता होगा कि ट्रेन पर चलती हुई, पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गतिज ऊर्जा, पटरी पर चलती हुई ट्रेन में क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। तो मित्रों दो बातें ध्यान में रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है gm/r²। ध्यान दीजिएगा जरा, गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, याद रखिए, निर्भर करता है
किस पर निर्भर करेगा? तो दो फैक्टर है। पहला है केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान पर। मान लीजिए चंद्रमा पर गए तो चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी का द्रव्यमान, तो केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान उस पर निर्भर करेगा। ये बड़ा वाला एम है, केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान इस पर निर्भर करेगा। एक चीज और पर निर्भर करता है, दूसरा क्या है? तो आपको केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर, केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर ये इस पर निर्भर करता है। और निर्भर नहीं करता है जी, निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो मात्र एक फैक्टर है। तो जिस वस्तु के लिए आप निकाल रहे हैं उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ध्यान में रखिएगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर जिसके लिए गुरुत्व त्वरण निकाला जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है क्या? जी बराबर क्या हुआ? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ठीक है, जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर। तो गुरुत्व त्वरण निर्भर करता है केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान पर। ठीक है, केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर। निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर जिसके लिए गुरुत्व त्वरण निकाला जा रहा है। तो एकदम क्लियर है कंसेप्ट। तो देखिए प्रश्न में क्या होगा आंसर? तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, तो यही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थिरांक पर देखिए बड़ा वाला जी है, निर्भर करता है। ठीक है, आपको वस्तु का द्रव्यमान, केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान है, निर्भर करता है, या पृथ्वी का द्रव्यमान है, और पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, यानी आपको ये वस्तु रख दी है, तो यहाँ देखिए ये रख दिए हैं, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा इस पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, ये 45 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश पर या साउथ अक्षांश पर या समुद्री तल पर होता है सबसे अधिक जी का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 411 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 411 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार के द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो कार्य आपको पता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल डॉट विस्थापन होता है। बल डॉट क्या होगा? विस्थापन हो जाता है। तो कार्य निकालिए। कार्य W बराबर क्या होगा? कार्य W बराबर होता है F डॉट एस। F डॉट एस। तो देखिए बल डॉट विस्थापन, तो बल का मान कितना है? 50 है, और इंटू क्या? S 100 मीटर है, तो 100 कर दीजिए। तो 50 गुना 100 कितना हो गया? तो 50 गुना 100 कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 5000 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा? 5000 जूल। तो कार्य W बराबर क्या होता है? F डॉट एस। यहाँ पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि कार्य कहते किसको है? तो कार्य किसको कहते हैं? पहला चीज, ठीक है, कि यदि किसी वस्तु पर आप बल आरोपित कीजिए और बल की दिशा में दूरी तय की जाती है तो बल और, ठीक है, बल और बल की दिशा में दूरी का गुणनफल कार्य कहलाता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि कार्य, ठीक है, कार्य महत्तम कब होता है? तो कार्य तभी महत्तम होगा जब बल और विस्थापन एक दिशा में हो, ठीक है, यानी उनके बीच जो कोण हो 0 डिग्री हो। और कार्य शून्य कब होगा? तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है। और कार्य ऋणात्मक कब होगा या निगेटिव कब होगा? जब बल और विस्थापन के बीच जो कोण हो वो 180 डिग्री हो, तो कार्य क्या हो जाता है? शून्य। कार्य जो है ऋणात्मक होता है। ध्यान में रखिएगा, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 412 नंबर क्या कह रहा है? 412 नंबर कह रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ कर दीजिए, द्रव्यमान 12 हो गया, और ठीक है, वस्तु का वेग कितना है? तो 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हाफ गुना 12 गुना 25 हो गया। आपको पता है 2 6 के 12 हो गया, तो 6 5 30 का 0, हाथ में कितना बचा? 3, 14 12 2 12 3 15, 150 जूल एनर्जी होगा। कितना जूल एनर्जी होगा? 150 जूल एनर्जी होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि 12 केजी वस्तु के द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति अगर हम कराएंगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा जो है वह
150 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा, सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 413 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार स्थिर है। तो ओम का नियम क्या होता है, आपको पता है कि ओम का नियम कहता है कि किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती I हो गया और V बराबर क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा। यहाँ V अपॉन I बराबर क्या होता है, R होता है। और ये देखिए ये स्थिर है, क्या है, ये स्थिर है, स्थिरांक है, ठीक है। तो V बटा I हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, ध्यान में रखना है। V बटा I क्या, V बटा I बराबर क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा। और इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो V बटा I, देखिए ए नंबर ऑप्शन है, कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन आपका है। तो ये 413 का ए नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 415 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व कौन कौन है। तो देखिए जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो करके देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन मतलब परमाणु संख्या 8 हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6। और हम और लिखना चाहे तो 1s2, 2s2, 2p4 हो गया, 4 2 6 2 8। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। आपको पता है क्या करेंगे हम लोग, तो क्लोरीन हमारा क्या होता है, 17 होता है। तो 17 परमाणु संख्या है, तो देखिए 2, ठीक है, 8 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए ठीक है 7 है। तो इसी तरह से 1s2, 2s2, 2p कर लीजिए, 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 2 2 4 6 10, 2 12 और 3p5। तो देख लीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ध्यान में रखिए, आपको यहीं से आंसर मिल गया कि 2 6 बोल रहा है, तो 2 6 किसका है, तो ऑक्सीजन का है। किसका है, ऑक्सीजन का। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वह 16वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है, 16वें वर्ग का तत्व है। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको कि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा की गैस है। और यह जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर जाता है और भोजन के ऑक्सीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखना है कि ऑक्सीजन ही जलाने में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। 13 kg 415 देखिए, 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए गतिज ऊर्जा आपको निकालना है, तो आपको पता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, के बराबर हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो निकाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ को हाफ ही ले लीजिए, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 kg और v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 1/2 गुना 13 गुना 25 निकाल लेते हैं। तो 13 5 65 का 5, हाथ में कितना बचा 6, 13 दूनी 26, 26 4 30 2 32, 325 हो गया। कितना हो गया, 325 बटे 2 कर लीजिए, 2 कम 2 और 1 2 2 6 के 12 और ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पंचे 10, यानी इतना जूल, 162.5 जूल। तो देखिए है 162.5 जूल, तो बी नंबर ऑप्शन आपका है आंसर। तो इसको मार दीजिए बी नंबर। और ध्यान में ये रखिए कि बार बार मैं बताता हूं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। कितना होगा, हाफ mv² होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपन कर रही वस्तु 0.4 सेकेंड में तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो आपको पता है कि तरंग की आवृत्ति किसको कहते हैं, तो दोलन, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहा जाता है। 1 सेकंड में जितनी दोलन की संख्या होगी उसे क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तो आवृत्ति n बराबर, आवृत्ति क्या होगा, n बराबर होता है 1 बट्टा क्या होगा, आवर्त काल, यानी t ले लीजिए, आवर्त काल, ठीक है, आवर्त काल t। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भाई आवर्त काल का मान दिया हुआ है 0.4 सेकेंड, 0.1/0.04 सेकेंड। इसको उड़ाइए, ऊपर ले जाइए 100, ठीक है, 4 से काट दीजिए 25, यानी 25 हर्ज हो गया। याद रखना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, हर्ज होगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपको आंसर होगा 25 हर्ज। तो ये निकल गया। कंपन कर रही वस्तु का समांतराल 0.04 सेकंड हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तो तरंग की आवृत्ति
0.04 सेकंड था तो 25 हर्ज हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि आवृत्ति का ऐसा ही मतलब जो है हर्ज होता है या पर सेकंड होता है, और ठीक है आपको एक आवृत्ति का एक बड़ा मात्रक भी होता है जिसे फ्रेक्शनल कहते हैं, और एक फ्रेक्शनल बराबर 10⁻12 हर्ज होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 417 नंबर देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। कितना है द्रव्यमान? तो 10 kg द्रव्यमान है। तो क्या करना है भाई? ठीक है, तो उसका भार क्या होगा? तो भार W बराबर क्या होता है? भार W बराबर हो जाता है m इंटू जी। तो m का वैल्यू देखिए कितना है? तो m का वैल्यू 10 kg है और g का मान बोलता है 10 निकालने के लिए, 10 लेने के लिए। तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। तो एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो 100 न्यूटन होता है। कितना न्यूटन होता है? 100 न्यूटन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई जी? तो डी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 417 का आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं 418 नंबर का। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण पहले होता क्या है? दर्पण एक परावर्तक सतह होता है जो परावर्तन के नियमों पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला ठीक है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण अवतल होता है जिसका धसा हुआ भाग जो है परावर्तक सतह होता है, और उत्तल दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। तो ध्यान में रखिएगा, तो उभरा हुआ भाग और धसा हुआ भाग। तो यहाँ दर्पण सूत्र के विषय में बात करें। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ध्यान दीजिएगा, 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1/, ये v क्या है? v है आपका प्रतिबिंब दूरी, u क्या है? वस्तु दूरी, और f क्या है? फोकस दूरी। v बराबर क्या है? प्रतिबिंब दूरी, मतलब आपका प्रतिबिंब दूरी। याद रखिए, प्रतिबिंब दूरी। फिर u क्या है? तो वस्तु दूरी। f क्या है? फोकस दूरी, वस्तु दूरी, और f आपका फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। तो ये बातें ध्यान में रखिए, फोकस दूरी है। आपको मैंने बताया कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ जरा देखिए, ये दर्पण जो है अवतल दर्पण है और ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव होता है। v या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। या यदि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण के लिए v पॉजिटिव होता है, और ठीक है अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए v क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में f जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, u हमेशा नेगेटिव होता है, और v ऑलवेज पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 419 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 419 कह रहा है कि एक कार का एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकंड में भूमि पर आती है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? ठीक है, इसकी गति क्या होगी? तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि भाई आपका जो कोई ट्रक है या कोई कार जो है पर्वतीय मार्ग से, ये मान लीजिए पर्वतीय मार्ग है, यहाँ से गिर रहा है, तो गिर रहा है तो यहाँ धरती पर आ रहा है। धरती पर आने में कितना सेकंड लगा? 0.08 सेकंड लग रहा है। 0.08 सेकंड लग रहा है। 0.08 नहीं, 0.8 सेकंड लग रहा है। तो अब आपको पता है कि v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस क्या? g इंटू टी। तो u चूंकि विराम अवस्था में है तो 0 ले लीजिए, और 0 ले लीजिए। भूमि से टकराने पर उसकी गति, टकराने के दौरान उसकी गति क्या होगी? तो टकराने के दौरान तो u ऊपर से मान लेते हैं 0 है, गिरा ये, टकराया, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी। जी का मान कितना बोल रहा है कि 10 ले लीजिए भाई साहब, और t का मान 0.8 ले लीजिए। कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेग हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा कि गति के अधीन, गुरुत्व के अधीन अगर हम गति के समीकरण की बात करते हैं तो पहला समीकरण हो गया v बराबर u प्लस माइनस क्या होगा? जी टी। ठीक है, v बराबर u प्लस माइनस जी टी। अगर गुरुत्व के अधीन गिरेगा तो क्या हो जाएगा? आपको प्लस लेंगे, और गुरुत्व के क्या होगा? गुरुत्व से स्वतंत्र रहेगा, यानी गुरुत्व के विपरीत जाएगा वस्तु। यदि पृथ्वी से ऊपर जाएगा तो माइनस लेंगे, यदि पृथ्वी की ओर आएगा तो प्लस लेंगे। तो गति का द्वितीय समीकरण जो है s बराबर क्या करेंगे? ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
फिर उसी तरह से तीसरा जो है वो गति का समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2gh हो जाएगा। तो ध्यान में रखना चाहिए गति के कितने समीकरण, 3 समीकरण। यहां पर चूंकि त्वरण के बदले हम लोग क्या ले रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण ले रहे हैं। अगर पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आता है तो गुरुत्वीय त्वरण पॉजिटिव, और पृथ्वी से दूर कोई वस्तु जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। 420 नंबर सवाल पर क्या कह रहा है कि 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो कितना गतिज ऊर्जा निहित होगा वस्तु में, तो वो ज्ञात करना है आपको। तो आसान प्रश्न है, करके देखते हैं। क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू क्या, v का स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। चलिए करके देखते हैं। तो हाफ ही ले लीजिए, m का वैल्यू कितना है, 14 kg है, और गुना v का वैल्यू कितना है, तो 5 का स्क्वायर है। तो लीजिए, तो 2 7 14, 7 गुना क्या होगा 25, करिए 7 5 35 के 5 हाथ में कितना बचा, 3, 7 दूनी 14 3 17, 175 जूल होगा। कितना जूल होगा, 175 जूल होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, कितना जूल हो जाएगा, 175 जूल हो जाएगा। तो मित्रों अभी हम लोगों ने 400 से 420 तक के सवालों को देखा। तो आपको क्या करना है, खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए और न्यूमेरिकल जितना बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका निखार आएगा। और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, रहा हूँ मैं, वो सारा जो है आपको प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो है रेलवे जेई, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, सबके लिए लाभदायक है। तो इसको अच्छे से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।